माय नेम इज़ मुसरत शाहीन, मुख्तियारकार तालका हैदराबाद रूरल। और मैं जो है पोस्टेड हूँ यहाँ पर सिंध में। एक ही मुख्तियारकार फीमेल अभी रिसेंटली जो है पोस्टेड है ऑन द फील्ड पोस्टिंग। मेरा ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद शहर से ही है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी हैदराबाद से रही है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही मैट्रिक किया है और उसके बाद मेरी जो इंटरमीडिएट है वो गवर्नमेंट नज़रत कॉलेज से ही है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है सिंध यूनिवर्सिटी से एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन देयर। उसके बाद जो है वो कंप्यूटर साइंस करने के बाद मुझे एहसास हुआ, पहले तो मेरा जो एम था वो डॉक्टर बनने का था, लेकिन यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि जब डॉक्टर के टेस्ट में मैंने क्वालिफाई नहीं किया, आई थॉट कि देयर इज़ नो अदर गोल फॉर मी टू सर्वाइव। तो उसके बाद जो है वो मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी सिस्टर का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप जो हैं वो दूसरी कोई फील्ड भी उठाएं, उसमें भी अच्छी जा सकती हैं बाय यूजिंग योर ओन पोटेंशियल्स। तो उसके बाद उन्होंने मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करवाया। लेकिन जब मैंने कंप्यूटर साइंस में रेगुलर स्टडीज़ की एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन देयर, उसके बाद मुझे जो है वो मोटिवेशन मिली कि आई कैन डू अदर थिंग्स इफ़ आई वाज नॉट सक्सीडेड इन क्वालिफाइंग द मेडिकल एंट्री टेस्ट। उसके बाद जो है मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो सोचा कि क्यों ना मैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करूं। इसमें भी मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे जो है वो मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में जाएं। उसके बाद ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। एक टीचर थे मेरे, सर मंजूर भुट्टो थे, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में गाइडलाइन दी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की, पैरागॉन एकेडमी, और वहाँ पर मैंने जो है बाकायदा क्लासेस ली। और फिर मैंने एक तो जो आपके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे पहले गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो मैंने CSS का फ़र्स्ट अटैम्प्ट किया था वो विदाउट गाइडेंस, सिर्फ सिलेबस का बुक उठाया, लाइब्रेरी में बैठ गई, पढ़ा मैंने और पास्ट पेपर्स देखकर मैंने तैयारी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है वो मेरे गैप्स रह गए, इफ़ एंड बट्स रह गए, जो कि मैंने उसके बाद मुझे रिकॉग्नाइज़ हुआ कि मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए ताकि ऐसे पेपर में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रेसी एंड कंपोजिशन में क्या होते हैं। तो उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की और एकेडमी ज्वाइन करने के बाद जो मुझे गाइडेंस मिली तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जो है इसके लिए गाइडेंस की तमाम ज़रूरत होती है। और इस गाइडेंस के बाद जो है हमें एक, वैसे भी हम स्टडी कर रहे थे, पहले मेरा जो काम था वो हार्ड वर्क का था। आफ्टर ज्वाइनिंग एकेडमी और जो है गाइडेंस लेने के बाद अब जो मेरा वर्क था वो स्मार्ट वर्क हो गया, क्योंकि उसको पाथ मिल गया कि किस पाथ में मुझे जाना है, किस तरीके से मुझे अपनी स्ट्रेटेजी प्लान बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरी सक्सेस का जो है वो एक राज भी बना और सीक्रेट भी बना और उसी ने मुझे सक्सेस तक पहुंचाया। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये नहीं है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम फर्स्ट ईयर में ही तैयारी कर और ये समझ लें कि हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने CSS के 2 अटैम्प्ट दिए और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ही अटैम्प्ट दिया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया। और जो है हमारा 2013 का बैच है और उसमें मैंने जो है वो मेरी सेकंड चॉइस थी मुख्तियारकार की, जिसमें मैं अपॉइंट हो गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं अपनी जो यंग जनरेशन है उनको यही कहूँगी कि ये जर्नी जो है CSS, PCS या कोई भी आपका कैरियर की जो जर्नी होती है वो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन लाजमी है। ये नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो पहले ही साल आपको मिल जाए। इसमें फेल्यूर्स भी आएंगे और यंगस्टर को मैं ज़रूर ये गाइड करूँगी और मेरी ये एडवाइस है उनको कि कभी भी अपना एक गोल नहीं बनाना चाहिए। आप हमेशा गोल A, गोल B सेट करके रखें, क्योंकि अगर आपका गोल A में नाकामी होती है तो आप बुरी तरीके से जो है वो डिटैच हो जाते हैं और आप समझते हैं कि ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो बेहतर है कि गोल A अगर ना भी मिले तो गोल B आपको अचीव हो जाएगा। तो आप अपनी मोटिवेशन को, आप अपने इमोशंस को सस्टेन कर पाएंगे और फिर जो है वो जो ताकत आपको मिलेगी उससे आप गोल A तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए लाजमी है कि आपको परसिस्टेंसी दिखानी है, डिटरमाइन होना है, दिन रात मेहनत करनी है और इसके अलावा आपको हमेशा फेल्यूर्स के लिए तैयार रहना है। ये नहीं है कि जो भी काम हम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी।
हो सकता है पहली दफ़ा आपको नाकामी हो, दूसरी दफ़ा। तो मैंने आपको अपनी लाइफ का शेयर किया कि मैं जो है वो कंबाइंड CSS के एग्ज़ाम्स में मुझे फेल्योर हुआ, मैंने क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन फिर PCS में मैंने कहा कि सेम सिलेबस है तो क्यों ना हम वहीं पर अप्लाई करें, और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद हमारी वहाँ पर कामयाबी हुई। और सबसे ज़्यादा जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फेल्यूर्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे और प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर्स में होती है। इसकी मेन वजह जो मुझे समझ में आई, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे जो फेल्यूर हुआ और मैंने रिकॉग्नाइज़ किया, वो थी कि आप ऐसे के टाइटल को सही नहीं समझ पाते। ऐसे का टाइटल जो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो होती है हमारी फर्स्ट जो थीसिस स्टेटमेंट जिसे कहते हैं ऐसे में, वो थीसिस स्टेटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके पूरे ऐसे को जो है वो डिफ़ाइन करे। थीसिस स्टेटमेंट से असेसर को पता चल जाता है कि इधर वी आर ऑन द राइट वे, कि हमने टॉपिक को समझा भी है या टॉपिक के इफ़ एंड बट्स पर चले गए। लाइक अगर हमें कहा गया इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इट्स बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, तो हमें जो है हम ज़्यादातर बच्चे जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर, उसकी जो है वो एडवांटेजेस पर चले जाते हैं। जबकि हमें ऐसे का टाइटल टच कर रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या ऐसे कह दें कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस इन द सेंस ऑफ एडवांटेजेस बता रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिसएडवांटेजेस बता रहे होते हैं। तो ऐसे का टॉपिक जो है वो हम फुली कवर नहीं करते कि पूरे टॉपिक को अगर एंड है तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को आपको टच करना है। और अगर ब्लेसिंग और डिस्गाइज, ठीक है, तो और आ गया तो आर में आपको किसी एक टॉपिक को टच करना है, फिर आपको उसके दूसरे पर नहीं जाना। दूसरी बात ये कि अगर आपने एक एस्पेक्ट उठाया है तो सिर्फ हवाओं में बातें नहीं करनी, लेकिन उसके जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स आपके इतने पावरफुल होने चाहिए कि हर आर्ग्यूमेंट के साथ आपका एक एविडेंस आना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा है तो उस फ़ायदे का आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हम इसमें पर्सनल अपना एक बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि फ़ायदा है तो फ़ायदा है, नहीं, उसमें आपको फिर उसके एविडेंस प्रूफ भी देने हैं। अगर आप पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी एज अ ब्लेसिंग बता रहे हैं तो आप उसको प्रूव भी करें कि किस तरीके से ब्लेसिंग है। अगर आप टेक्नोलॉजी को एज अ ब्लेसिंग कह रहे हैं और सपोर्टिंग में आप उसको सोशल मीडिया और फेसबुक और यूट्यूब से जाके मिला रहे हैं, तो इट मीन्स के जो है आपने टॉपिक को सही समझा ही नहीं है। टेक्नोलॉजी की ब्लेसिंग है तो उसको उसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के एविडेंस देने हैं, और इस एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए टॉपिक पर। अच्छा, किसी भी टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को टच नहीं करना। जैसे कोई ऐसा टॉपिक आपने उठा लिया, आपने सुना है उसके बारे में बट यू हैव नो प्लान ऑन इट, और आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे टॉपिक को आप टच ही ना करें। लाइक हमारे पास कुछ जो हैं एस्पेक्ट्स हैं, जैसे CSS और PCS में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और जेंडर्स पर टॉपिक आते ही रहते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई होगा, या इकोनॉमी से कोई रिलेटेड। तो जब आप ऐसे टॉपिक को जो सिलेक्शन करते हैं तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्री प्लान्ड इसकी डेटा अवेलेबल हो। एजुकेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता हो कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो इंडेक्स पर किस नंबर पर है, ठीक है ना। एजुकेशन का क्या, हमारे पास कितनी NGOs काम कर रही हैं और इन NGOs की प्रोग्रेस क्या है, और पाकिस्तान में कितने जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं। तो जब आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज है तो फिर आप उस टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट करने, वरना ये समझना कि मैं वहाँ जाकर लिख लूँगा, टॉपिक जो भी आएगा। अनसीन का मतलब ये नहीं होता कि अनसीन है तो जो भी उस वक्त आएगा, जैसे प्रेसी होगी, प्रेसी का पैराग्राफ बच्चे हमारे ये समझते हैं कि अनसीन है तो उसी दिन जाऊंगा, जो भी आएगा सामने बस प्रेसी का मुझे उसको 1/3 कर लूँगा। नहीं,
प्रेसी के लिए लाजमी है कि आपको प्रेसी के फुल रूल्स पर ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिर्फ इसको 1/3 नहीं करना, बल्कि 1/3 के साथ उसका कॉन्टेक्स्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके 1/3 पैराग्राफ में आनी चाहिए। इररिलेवेंट पॉइंट्स माइनस होनी चाहिए। तो ये तभी मुमकिन है जब आप इसकी तैयारी करेंगे। ये नहीं है कि CSS PCS का एग्ज़ाम कोई जो है वो बेड ऑफ़ रोज़ेज़ है या बेड ऑफ़ थॉर्न्स है। आप इसको जो हैं वो आप समझें कि ये एक बैलेंस स्टडी है जिसमें आपको मेहनत भी करनी है, आपका लक भी शामिल है, प्लस में आपको जो है वो इस पर तैयारी भी करनी है। ना सिर्फ तैयारी करनी है, इसके अलावा आपको मेंटली भी तैयार रहना है कि इसमें फेल्यूर भी हो सकता है। फेल्यूर जो है वो आएंगे आपके, लेकिन फेल्यूर इज़ द की टू सक्सेस। जब फेल्यूर आएंगे उसके बाद ही आपकी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मेरी यही राय है तो कि आप परसिस्टेंट रहें, गाइडेंस लें और टॉपिक पर फुल ग्रिप लें